हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मार्केट में मीठी उस गिफ्ट शॉप पर आई जहां पर वो अरनाथ के लिए गिफ्ट लेने वाली थी। अरनाथ उससे नाराज था तो वो अरनाथ को मनाना चाहती थी। तभी एक शख्स जो उसकी गाड़ी को फॉलो कर रहा था वो भी अपनी गाड़ी से बाहर निकला और तुरंत मीठी के पीछे पीछे उस गिफ्ट शॉप पर आया। मीठी अरनाथ के लिए गिफ्ट देख रही थी। वो बस उसके लिए एक रेड रोज लेने वाली थी, पर तभी उसे वहां पर लटका हुआ एक ईयरिंग दिखाई दिया। हालांकि अरनाथ की हर एक चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव होती थी। वो हमेशा ब्रांडेड चीज ही यूज करता था और ब्रांड भी इंडियन नहीं बल्कि फॉरेन की। लेकिन मीठी को इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं था और वो बस अरनाथ को अपनी तरफ से कुछ स्पेशल सा देना चाहती थी। तो वो उस की रिंग के बारे में पूछने लगी। तभी उसे अपने कानों के पास एक आवाज सुनाई दी, अरनाथ के लिए गिफ्ट ले रही हो? वह बात सुनकर मीठी ने तुरंत चेहरा घुमाकर अपनी बगल में देखा तो वहां पर जतिन को देखकर उसके होश उड़ गए। वो कांपने लगी। जतिन उसके करीब हुआ और बोला, मुझे देखकर इतना डर क्यों गई? पहले तो कभी मुझे देखकर इतना डरती नहीं थी। हमेशा खुश हो जाया करती थी, मेरे सीने से लिपट जाया करती थी, और अब मुझे देखकर डर रही हो? ये भी तुम्हारे उस अरनाथ ने सिखाया होगा। वो खुद तो तुम्हारी नज़रों में अच्छा बन गया और मुझे बुरा बना दिया। कितना प्यार करती थी तुम मुझसे, लेकिन उस अरनाथ ने मेरा वो सारा प्यार भुला दिया और आज तुम मुझे इन हैरानी भरी नज़रों से देख रही हो। सही कहते हैं, लड़कियां पैसों के लिए इतनी पागल हो जाती हैं कि प्यार तो छोड़ो, इंसानियत भी भूल जाती हैं। मीठी कांपते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। जतिन उसके करीब हुआ और बोला, मुझे देखकर इतना डर क्यों गई? मीठी कांपते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे मिस्टर स्वीट कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझे किसी के खिलाफ भड़का नहीं सकते। मैं तुम्हें नहीं जानती। मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ याद भी नहीं। मेरे मिस्टर स्वीट मुझे सच में प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे किसी से छीना नहीं है। मुझे उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करो। जतिन हंसा और बोला, अच्छा, और अगर मैं तुम्हें सच्चाई दिखाऊं तो? तुम्हारा मिस्टर स्वीट तुमसे जो राज छुपाने की कोशिश कर रहा है वो सब तुम्हें दिखाऊं तो भी यही कहोगी तुम? मीठी गुस्से से बोली, क्या कहना चाहते हो तुम? जतिन ने उसे देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे फ़ोन करना, लेकिन तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया। अब ये रहा तुम्हारे घर का एड्रेस, यहाँ पर आ जाना। तुम्हें सब सच पता चल जाएगा कि तुम कौन हो और वो अरनाथ ठाकुर तुमसे क्या छुपा रहा है। ये बोलकर वो मीठी के हाथों में वो स्लिप रखकर वहां से चला गया। मीठी अपने हाथों में पकड़ी हुई उस स्लिप की तरफ देखती ही रह गई। वो गिफ्ट शॉप पर खड़ा लड़का मीठी की तरफ हैरानी से देख रहा था। जतिन के जाने के बाद उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ की रिंग मीठी की तरफ बढ़ाया और बोला, ये 800 रुपये का है मैडम, इसे पैक कर दूं क्या? मीठी ने अपना सिर ना में हिलाया और बोली, वो नहीं चाहिए। ये बोलकर वो तुरंत उस शॉप से बाहर आ गई और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को गाड़ी घर लेकर चलने के लिए कहा। उसके कानों में जतिन की कही हुई बातें गूंज रही थी और हाथों में वो स्लिप अभी भी पकड़ी हुई थी। कुछ ही देर में गाड़ी ठाकुर मैंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। मीठी ने जल्दी से उस स्लिप को अपने कपड़ों में छुपाया और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल किए। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन अब उसने उन आंसुओं को एकदम रोक लिया था। वो गाड़ी से बाहर निकली और सीधा अपने कमरे में जाने लगी तो मन्नत ने उसे रोका और बोली, तुम अरनाथ को खाना खिला आई? मीठी बिना उसकी तरफ देखे बोली, वो मिस्टर स्वीट ऑफिस में थे ही नहीं तो मैं उन्हें खाना कैसे खिलाती? मैं टिफ़िन वहाँ पर रख कर आ गई। अब मैं अपने कमरे में चलती हूँ, मुझे थकावट सी महसूस हो रही है। ये बोलकर मीठी तुरंत अपने रूम की तरफ भाग गई और मन्नत
बस उसे जाते देखती रह गई। वो मन ही मन बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मीठी कुछ तो हमसे छुपा रही है। कुछ तो ऐसा है जो वो मुझे बता नहीं रही। मुझे मीठी के बारे में कुछ पता भी नहीं, लेकिन लगता है अब वक्त आ गया है कि मैं खुद अरनाथ से बात करूं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। शाम का वक्त, प्याली अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसका फिलहाल कहीं जाने का मन नहीं था, लेकिन अति और आरजू दोनों उसके कमरे में आई थी और उन दोनों ने उससे कहा था कि फंक्शन में जाना ज़रूरी है। अगर तबीयत सही नहीं है तो प्याली मना कर सकती है, रुक सकती है, लेकिन अगर वो चल सकती है तो वो उनके साथ जरूर चले। प्याली का चेहरा देखकर अति और आरजू दोनों को लग रहा था कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिलहाल कुछ पूछना उन दोनों को सही नहीं लगा। प्याली आईने में खुद को देखते हुए एकदम ख्यालों में खोई हुई थी। वह अपने अतीत के बारे में याद कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। प्याली अतीत की यादों में इतना ज़्यादा खोई हुई थी कि उसे अक्सर के आने का पता ही नहीं चला। वहीं अक्सर कमरे में आया और उसकी तिरछी नज़रें प्याली पर गई। प्याली को यूं खोए हुए देखकर वो उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हुआ और उसके कंधों पर अपने हाथ रखकर बोला, खूबसूरत लग रही हो तुम। उसके मुंह से ये सुनकर प्याली एकदम से होश में आई और हैरानी से अक्सर की तरफ देखने लगी। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और अक्सर को ऐसी नज़रों से देखने लगी जैसे उसे यकीन ना हो रहा हो कि अक्सर ही उसके सामने खड़ा है। प्याली अक्सर की तरफ देखकर बोली, क्या क्या कहा आपने? अक्सर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यही कि खूबसूरत लग रही हो तुम। प्याली रोते हुए बोली, मैं बहुत नाराज़ हूँ आपसे। अक्सर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, क्यों? प्याली शिकायती लहजे में बोली, आपको नहीं पता पिछले कुछ दिनों से आप मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर शेखावत? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताइए ना, मैं अपनी गलती सुधार लूँगी। अगर आप मेरे साथ रहना नहीं चाहते तो भी बता दीजिए, मैं चली जाऊँगी आपकी ज़िंदगी से। अभी वो बोल ही रही थी कि अक्सर वहाँ से अपने क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। उसे यूं बिना कोई जवाब दिए क्लोजेट की तरफ जाते देख प्याली हैरान रह गई। वो तुरंत उसके पीछे पीछे आई और बोली, अब आप एक बार फिर से मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं मिस्टर शेखावत। अक्सर ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा हूँ? तुम्हें पता है छोटी छोटी बातों को हम कब गौर देकर महसूस करते हैं? जब हमारे दिल में कोई डर हो। मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें खुद से दूर जाता हुआ महसूस हो रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिल में कोई डर है। डर किस चीज़ का? क्या कुछ ऐसा है जिससे मैं तुमसे दूर जा सकता हूँ? कोई ऐसी बात जो शायद मुझे तुमसे दूर कर दे? अगर कुछ ऐसा है तो बताओ। उसकी बात सुनकर प्याली की आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत और उसकी ज़ुबान दोनों ही उसका साथ नहीं दे रही थी। वो लड़खड़ाती हुई ज़ुबान के साथ बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है मिस्टर शेखावत। उसका जवाब सुनकर अक्सर कुछ पल उसे अपनी तिरछी नज़रों से देखता रहा। उसकी वो गर्म नज़रें प्याली को खुद पर महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। अक्सर अब थोड़े सर्द लहजे में बोला, जब कोई बात है ही नहीं तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? चलो जल्दी करो, हमें आज मेहंदी पार्टी में जाना है ना। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ग्रीन कलर का आउटफिट पहनोगी ना? प्याली उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। वो तो चाहती थी कि वो इस तरह से तैयार हो जैसे अक्सर उसे तैयार होते हुए देखना चाहता है। प्याली ने इस वक्त पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था, लेकिन वो तुरंत बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रीन कलर का आउटफिट पहनूं तो मैं ग्रीन कलर का ही आउटफिट पहनूंगी। बस मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी इसे चेंज करके आती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन अक्सर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। प्याली हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी।
अक्सर ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा तो उसकी वो गर्म उंगली अपनी पीठ पर महसूस कर प्याली की सांसें तेज हो गई। उसका चेहरा अक्सर की तरफ उठा हुआ था और होंठ फड़फड़ाने लगे थे। अक्सर उसे तपिश भरी नजरों से देखते हुए बोला, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे कहा था कि तुम खूबसूरत लग रही हो। खूबसूरत लग रही हो मतलब इसी आउटफिट में खूबसूरत लग रही हो, तो फिर तुम चेंज क्यों करना चाहती हो? प्याली हैरानी से बोली, लेकिन अभी तो आपने कहा कि मैं ग्रीन कलर का आउटफिट पहनूं। अक्सर मुस्कुराया और बोला, लेकिन अगर ग्रीन कलर का आउटफिट पहनने के बाद तुम मुझे इतनी खूबसूरत नहीं लगी तो? प्याली जल्दी से बोली, तो मैं फिर से चेंज कर लूंगी मिस्टर शेखावत। आपको मैं जिन कपड़ों में अच्छी लगूंगी मैं वही कपड़े पहनूंगी। मुझे बस आपकी पसंद से ही रेडी होना है। बोलते हुए उसकी आवाज़ में उसकी तड़प साफ नजर आ रही थी। अक्सर ने अपना दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर रखा और बोला, तो इतना प्यार करती हो तुम मुझसे? मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हूँ मैं तुम्हारे लिए? प्याली रोते हुए बोली, मेरी जान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिस्टर शेखावत। आप तो जान है मेरी। आपसे बढ़कर तो मुझे कुछ भी नहीं। अक्सर उसे इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, कुछ भी नहीं? मुझसे बढ़कर तुम्हें कुछ भी नहीं? प्याली ने अपना सिर ना में हिलाया और बोली, सच में कुछ भी नहीं। आपकी कसम, आपसे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और अक्सर का चेहरा अब गुस्से से कांपने लगा था। उसने झटके में प्याली को छोड़ा और बोला, तुम्हें जो पहनना है पहनो। तुम हर आउटफिट में अच्छी लगती हो। मुझे रेडी होना है। ये बोलकर उसने क्लोजेट से अपने कपड़े लिए और चेंजिंग रूम में चला गया। प्याली पीछे की तरफ लड़खड़ा गई थी और उसके होठों से दर्द भरी आह भी निकल गई, क्योंकि उसका पैर पीछे टेबल से लगा था। लेकिन अक्सर ने पलटकर उसकी तरफ देखा भी नहीं। प्याली बस उसे जाते देखती रह गई और उसकी बातें एक बार फिर से उसके कानों में गूंजने लगी। अभी वो कितने प्यार से उससे बात कर रहा था, लेकिन अभी अचानक से ऐसे बदल गया जैसे प्याली उसके लिए मैटर ही नहीं करती। प्याली रोते हुए बोली, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा मिस्टर शेखावत? क्यों नहीं बताते कि आखिर आपके दिल में है क्या? क्यों आप पल पल बदल रहे हैं? आखिर आप चाहते क्या हैं? मुझे एक बार बताइए तो सही। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो वो भी बता दीजिए ना। मुझसे नहीं हो रही है आपकी बेरुखी बर्दाश्त। मैंने फैसला लिया था कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ आपको छोड़कर। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही आपसे दूर जाने की। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। ये बोलते हुए वो अपनी आंखों से आंसू साफ कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जन्नत कॉलेज से बाहर निकल ही रही थी कि उसे अहान की गाड़ी नजर आई। उसने अपनी आंखों को बंद किया और फिर दोबारा खोला तो वो गाड़ी से एक बार फिर से नजर आ रही थी। जन्नत हैरानी से बोली, अहान कॉलेज में आए हैं क्या? लेकिन क्यों? अभी वो बोल ही रही थी कि अहान उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, मेरा कॉलेज कब का खत्म हो चुका है, तो मैं पढ़ने तो यहाँ पर आया नहीं हूँ, तुम्हें लेने ही आया होऊंगा। जन्नत हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे सच में लेने आए हैं? अहान हंसा और बोला, नहीं, मैं बॉयफ्रेंड हूँ तुम्हारा। तुम्हारे साथ यहाँ पर कॉलेज में चोरी छिपे टाइम स्पेंड करने आया हूँ, क्योंकि बाहर तो हम लोग मिल नहीं सकते। सोचा कॉलेज में ही तुम्हारे साथ डेट कर लूँ। जन्नत हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए, क्या बोले जा रहे हैं आप? अहान गुस्से से बोला, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? तुम्हें लेने ही आया हूं मैं। चलो गाड़ी में बैठो। जन्नत मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन सुबह तो हमारी लड़ाई हुई है, तो आप अब मुझे लेने क्यों आए हैं? अहान गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि तुम बकवास बहुत करती हो, सवाल बहुत पूछती हो, और ऐसे सवाल पूछती हो कि सामने वाला जवाब भी ना दे पाए। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन भरे एक्सप्रेशन देखकर जन्नत के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। उसे हंसते हुए देख अहान गुस्से से बोला, अगर तुम्हारे दांत निकले ना
तो दांत तोड़ दूंगा मैं। चुपचाप गाड़ी में बैठो, मेरा दिमाग मत खराब करो। जन्नत मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन पहले आप मुझे बताइए कि लड़ाई होने के बावजूद भी आप मुझे लेने क्यों आए हैं। अहान जो गाड़ी की तरफ घूम गया था, उसके कदम एक बार फिर से रुक गए। वो पलट कर जन्नत की तरफ देखने लगा और इस बार उसकी नज़रों में बेहिसाब गुस्सा था। वो जन्नत के करीब हुआ और उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद सर्द आवाज में बोला, गाड़ी में बैठ रही हो या नहीं। उसकी वो गुस्से भरी आवाज़ सुनकर अब जन्नत तुरंत गाड़ी में बैठ गई और उसे यूं गाड़ी में बैठते हुए देख अहान के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो गुस्से से बोला, मेरे सामने मुंह चलाया था ना तुमने, अब देखता हूं कैसे बोलती हो कुछ। मेरा जो मन करेगा मैं करूंगा, देखता हूं कैसे रोकती हो तुम मुझे। प्यार तो मैं तुमसे नहीं करता, करता तो तुमसे नफरत ही हूं। लेकिन अगर तुम मुझे परेशान कर रही हो तो चैन से तो मैं भी तुम्हें नहीं रहने दूंगा। ये बोलते हुए वो एकदम डेविल वाइब दे रहा था। वो भी आकर गाड़ी में बैठा और गाड़ी शेखावत मैंशन की तरफ निकल गई। जन्नत चुपचाप गाड़ी में बैठी थी। तभी अचानक से आहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने थाई पार्ट पर रख लिया। तो जन्नत को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से उसकी जान निकल रही हो। वो सीट पर बैठी बैठी कांपने लगी थी और उसका चेहरा आहान की तरफ घूम गया था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आहान बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, मुंह बंद कर लो अपना, गाड़ी में मक्खी नहीं होती, लेकिन तुम्हारे होठों को मसलने का काम मैं कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर जन्नत को एकदम से हिचकी आ गई। अहान की बात सुनकर जन्नत एकदम शॉक्ड रह गई थी। अहान सीधे सीधे उसे किस करने का बोल रहा था और किस करने का बोल नहीं रहा था। एक धमकी दे रहा था जिसे सुनकर जन्नत हैरान थी। वो कुछ पल अहान को देखती रही और अहान भी मुस्कुराकर उसे देखता रहा। तभी अचानक से सामने से जोर से हॉर्न बजा तो जन्नत और अहान दोनों ने एक दूसरे के ऊपर से नज़र हटाई और जन्नत ने तुरंत अपना चेहरा विंडो की तरफ घुमा लिया। तो अहान चुपचाप ड्राइविंग करने लगा। जन्नत मन ही मन बोली, इतने मूड स्विंग्स तो किसी प्रेग्नेंट लड़की के नहीं होते जितने आपके होते हैं अहान। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप आखिर हैं क्या। अगर आपके करीब आओ तो आप एकदम से डेविल बन जाते हैं और जब मन करता है तब हंसने मुस्कुराने लगते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? कम से कम मुझे इतना तो बता दीजिए। वहीं दूसरी तरफ अहान खुद से बोला, बहुत चालाक समझती हो ना तुम खुद को। तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे इशारे पर होगा, तुम जैसे चाहती हो वैसा होगा। तो नहीं मिस हेवन, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हारी गेम तो मैं बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूँ और अब तुम्हारे ही अंदाज से तुम्हें ना हराया तो मैं भी अहान शेखावत नहीं। ये बोलते हुए वो अपने ही दिल को तसल्ली दे रहा था कि वो जन्नत से नफरत करता है, लेकिन अंदर ही अंदर इश्क की आग तो लग चुकी थी। वो रहना तो जन्नत के करीब चाहता था, उसके साथ मेहंदी के फंक्शन में जाना चाहता था, लेकिन बात इतनी सी थी कि बस सीधे सीधे से बोल नहीं सकता था। इसलिए उसे भी ऊट पटांग बातें बोल रहा था और खुद भी ऊट पटांग बातें सोच रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी शेखावत मैंशन आकर रुकी तो जन्नत और अहान दोनों गाड़ी से बाहर निकले और जन्नत जल्दी से अंदर की तरफ आई। उसे मैसेज आ चुका था आरजू का कि वो लोग राठौर मैंशन के लिए निकल चुके हैं। बस अब जल्दी से वो भी रेडी होकर आ जाएं। आरजू ने उसे फ़ोन पर पूछा भी कि अहान उसके साथ आएंगे या नहीं। अगर अहान उसके साथ नहीं आ रहा तो वो ड्राइवर के साथ आ जाए, लेकिन जन्नत ने उसे मैसेज कर दिया था कि अहान उसके साथ ही आएगा। वो रूम में आकर अपने कपड़े निकालने लगी। उसने अहान के लिए भी आउटफिट निकाला तो अहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी पसंद के हिसाब से कपड़े नहीं पहनूंगा मैं। जन्नत ने वो कपड़े वापस उठाए और उन्हें क्लोजेट में रखकर बोली, अच्छा ठीक है, तो फिर अपने हिसाब से पहन लीजिए, लेकिन पहन लीजिए, इतनी मेहरबानी कर दीजिएगा मुझ पर। अहान तुरंत बोला, तो क्या मैं कपड़ों के बिना रहता हूँ? जन्नत इरिटेट होते हुए बोली,
मैंने ऐसा कब कहा? अहान चिढ़ते हुए बोला। तो तुम्हारे कहने का मतलब तो यही था ना कि मैं बिना कपड़ों के रहता हूँ और अब मैं कपड़े पहनकर तुम पर मेहरबानी कर दूं। जन्नत ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और बोली, अहान आप सुबह नाश्ते में क्या खाकर जाते हैं जो सारा दिन आपका लड़ने का मूड रहता है? मैंने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं, लेकिन आप हैं कि बस बहाना ढूंढते रहते हैं कब मुझे कुछ सुनाएंगे। अगर आपको मुझसे बात नहीं करनी तो मत कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ, पर आप भी प्लीज़ ऐसे बेवजह मुझसे लड़ना बंद कीजिए। मुझे आपसे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अहान उसके पास आया और उसे गुस्से से देखते हुए बोला, तो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे साथ लड़ने में मुझे इंटरेस्ट है? जन्नत फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोली, ओह गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अपना सिर दीवार पर मारूं या फिर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अहान हंसा और बोला, तुम्हें लगता है कि तुम अपना सिर दीवार पर मार सकती हो? तुम्हारा सिर इतना नाजुक है कि अगर उसे पिलो पर भी मारोगी ना तो डेंट पड़ जाएगा। अहान की बात सुनकर जन्नत का मुंह खुला का खुला रह गया। पिल्लो से सिर मारने पर सिर में डेंट कैसे पड़ सकता है? पहले तो उसे यही समझ में नहीं आ रहा था। वो वापस इरिटेट होते हुए बोली, आपका कुछ नहीं हो सकता। प्लीज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से कपड़े पहन लीजिए और तैयार हो जाइए। हम पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हैं। अब मैं नहीं चाहती कि हम और ज़्यादा लेट हों। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी तो अहान उसे रोकते हुए बोला, मेरे लिए कपड़े निकाल दो। जन्नत ने पलटकर उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे अपने सामने कोई आठवां अजूबा देख रही हो। अभी वो उसके कपड़े निकाल रही थी, लेकिन अहान साहब ने मना कर दिया और अब एक बार फिर से अहान साहब कह रहे थे कि उसके लिए कपड़े निकाल दो। वो अहान के पास आई और बोली, आपको दौरे पड़ते हैं क्या? अहान मुस्कुराया और बोला, हाँ, तुम कहो तो ये दौरे तुम्हारे पास भी भेज दूं? जन्नत मुस्कुराकर बोली, नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं है, निकाल रही हूँ आपके कपड़े। ये बोलकर वो वापस क्लोजेट की तरफ घूमी और अहान के कपड़े निकालने लगी। उसने अहान के कपड़े निकाल दिए, लेकिन उसके इनर वियर निकालना भूल गई। वैसे भी वो अहान के इनर वियर कभी नहीं निकालती थी। जैसे ही जन्नत उसके कपड़े टेबल पर रख कर वहाँ से जाने लगी, अहान तुरंत बोला, मेरे इनरवियर कहाँ है? जन्नत की आंखें बड़ी हो गई। अब उससे पलटकर अहान की तरफ देखा भी नहीं गया। अहान एक बार फिर से बोला, इनरवियर के बिना कपड़े पहन लूँगा क्या? तुम इनरवियर के बिना कपड़े पहनती हो? जन्नत तुरंत उसके पास आई और बोली, क्या क्या बोले जा रहे हैं आप अहान? चुप हो जाइए, दे रही हूँ आपके इनरवियर, कुछ भी बोलने लग जाएंगे। ये बोलकर वो तुरंत वापस क्लोजेट की तरफ आई और वहाँ के इनरवेयर भी निकाल कर दिए। जन्नत मुंह बनाते हुए बोली, अगर कोई सुन लेगा तो? अहान एटीट्यूड से बोला, सुन लेगा तो सुन ले, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मेरा खुद का घर है, किराए का नहीं ले रखा जो मुझे कोई इस घर से बाहर निकाल देगा। जन्नत ने अपना माथा पीट लिया। पता नहीं आज अहान क्या खाकर आया था, जिसके बाद उसका दिमागी संतुलन लगभग से बिगड़ चुका था। वो अहान के सारे कपड़े निकाल कर बोली, अब मैं जाऊं चेंज करने? अहान ने अपना सिर ना में हिलाया और बोला, नहीं, पहले तुम मेरी शावर लेने में हेल्प करोगी। जन्नत बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, क्या मैं आपकी शावर लेने में हेल्प करूंगी? क्यों? आप कोई छोटे बच्चे हैं क्या, या फिर आपको पानी से डर लगता है? अहान ने अपने कंधे उचकाए और बोला, नहीं, इनमें से कोई भी रीज़न नहीं है, बस तुम मेरी हेल्प करोगी क्योंकि मैंने कहा है, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। जन्नत गुस्से से बोली, आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं ना? अहान तुरंत बोला, अगर परेशान हो रही हो तो अकेली चली जाओ हल्दी के फंक्शन में, मुझे कहीं नहीं जाना। ये बोलकर वो बेड की तरफ जाने लगा तो जन्नत ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और बोली, अच्छा ठीक है, कर रही हूँ मैं आपकी हेल्प, चलिए वॉशरूम में। ये बोलते हुए जन्नत ने मुंह बनाया हुआ था, वहीं अहान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो जन्नत के साथ वॉशरूम में आया तो जन्नत उसकी तरफ देखते हुए बोली,
अच्छा बताइए क्या करना है। अहान ने बाथटब की तरफ देखा और बोला, इसे पानी से भरो और पानी का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। जन्नत मुंह बनाते हुए बोली, हाँ आप तो बच्चे हैं जो ये काम कर नहीं सकते। अहान ने उसे घूर कर देखा तो जन्नत तुरंत बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, कर रही हूँ। ये बोलकर वो बाथटब की तरफ बढ़ गई और उसमें पानी भरने लगी। उसने जब पानी भर दिया तो अहान की तरफ देखते हुए बोली, अब तो आप नहा लेंगे ना, लेकिन प्लीज़ जल्दी कीजिएगा, ज़्यादा वक्त मत लगाइएगा, हमें पहले ही देरी हो रही है। ये बोलकर वो बाहर की तरफ जाने लगी कि तभी उसकी नज़र अहान पर गई जो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। अब उसने अपनी शर्ट उतार कर साइड में फेंक दी थी। जन्नत का अचानक ही पैर जोर से स्लिप हुआ और वो सीधा बाथटब के अंदर गिरी। अहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचाना चाहा, लेकिन जन्नत ने उसका हाथ कसकर पकड़ तो लिया था पर खुद को संभाल नहीं पाई और अहान भी उसके साथ ही उसके ऊपर बाथटब में ही गिरा। जन्नत नीचे की तरफ थी और अहान उसके ऊपर। पानी की वजह से जन्नत को चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसकी चीख ज़रूर निकल गई थी, जिसे अहान ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसके अंदर ही दबा दिया। अब उसने जन्नत के चेहरे से अपना हाथ उठाया तो जन्नत गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपको पता है मेरी कमर में पहले ही बहुत दर्द रहता है और अब वो दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मम्मा मुझे सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अहान इरिटेट होते हुए बोला, तुम्हारी मम्मा सुन नहीं रही है जो तुम उनका नाम लेकर चिल्ला रही हो, और मैंने तुम्हें नहीं गिराया, तुम्हारा खुद का पैर स्लिप हुआ था, इल्ज़ाम मुझ पर मत लगाओ। जन्नत गुस्से से मुंह बनाने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और पानी में भीगी होने की वजह से उसकी बॉडी हल्की हल्की कांपने लगी थी। वो अपने आंसू साफ करने लगी तो अहान उसकी तरफ देखता ही रह गया। एकदम मासूम सा चेहरा और खूबसूरती तो इतनी कि जो भी देखे बस देखता ही रह जाए। यही तो प्रॉब्लम थी कि अहान जब भी कभी उसकी तरफ देखता तो देखता ही रह जाता। उसने जन्नत की कमर पर अपना हाथ रखा तो जन्नत एकदम से सिहर उठी। अहान बड़ी इंटेंस वॉइस में बोला, यहाँ दर्द हो रहा है क्या? जन्नत ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं आप रहने दीजिए, मैं देख लूँगी, आप साइड हटिए। ये बोलकर उसने अहान के कंधे पर अपना हाथ रखा तो अहान साइड हटने की बजाय उसके कंधे पर अपना हाथ थोड़ा सा और ऊपर ले जाकर बोला, या यहाँ दर्द हो रहा है क्या? जन्नत ने अपना चेहरा एक बार फिर से ना में हिलाया। अहान ने अब अपना हाथ थोड़ा सा और बाईं तरफ किया और बिल्कुल उसके पीठ और साइन के बीच की तरफ अपना हाथ लगाकर बोला, यहाँ यहाँ दर्द हो रहा है क्या? जन्नत ने अपना चेहरा हल्का सा हाँ में हिलाया। वो जगह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी जहाँ पर उसे दर्द हो रहा था और वहाँ पर अहान का हाथ महसूस करना उसे किसी करंट से कम नहीं लग रहा था। अहान ने उसे हल्का हल्का प्रेस करना शुरू किया तो जन्नत की सांस गहरी होने लगी। अहान पूरी तरह से उसके ऊपर झुका और बोला, कुछ फर्क पड़ा? जन्नत ने अपना चेहरा ना में हिलाया और धीमे से बोली, मुझे मुझे लगता है मुझे बाहर जाना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से उठने की कोशिश करने लगी तो उसकी दर्द से आह निकल गई। उसने जैसे ही थोड़ा सा ऊपर उठकर बाथ टब से बाहर निकलने की कोशिश की, वो एक बार फिर से पीछे की तरफ लड़खड़ा गई और इस बार अहान के ऊपर गिरी। उसका चेहरा अहान के सीने से आकर लगा था और उसके बाल अहान के चेहरे को ढकने लगे थे। अहान ने अपने चेहरे से उसके बालों को हटाया और जन्नत के चेहरे की तरफ देखने लगा। अब उसका चेहरा पूरा गीला हो चुका था और बाल भी पूरे भीग चुके थे। वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी थी। अहान ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, जब पता है कि दर्द हो रहा है तो रुक क्यों नहीं जाती? अहान की बात सुनकर जन्नत उसकी तरफ देखते हुए बोली, जब पता है कि दर्द होता है तो दर्द देते ही क्यों है? अहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, मोहब्बत तो मुझे देनी भी नहीं आती।
जन्नत भी इंटेंस वॉइस में बोली, अगर देना चाहे तो दे सकते हैं। बात तो ये है कि देना चाहते भी हैं पर दे नहीं पाते। अहान उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अगर मोहब्बत थी तो गलत होगा। जन्नत भी उसकी आंखों में खोई हुई बोली, हर गलती गलती नहीं होती और जो गलती दिल को सुकून दे वो तो गलती बिल्कुल भी नहीं होती। उसकी बात सुनते हुए अहान ने अपना हाथ जहाँ पर रखा हुआ था वहाँ हल्का सा दबाव बनाया और बोला, जब करीब आता हूँ तो कड़वी यादें याद आती हैं। जन्नत भी धीमे से बोली, भूल जाइए ना उन सब बातों को। मैं आपके साथ खूबसूरत सी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ अहान। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन मुझे समझने की कोशिश करेंगे आप तो ज़रूर समझ जाएंगे। प्यार तो प्यार होता है ना, और प्यार में इंसान किस हद तक मजबूर होता है ये आप समझ सकते हैं। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अहान ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे पर झुकने लगा। जन्नत की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। अहान ने उसके आंसुओं को अपने होठों से छू लिया तो जन्नत ने अपने हाथ उसके सीने पर कस दिए। उसके नाखून अहान के सीने पर चुभने लगे थे। उसने जन्नत की तरफ देखा और बोला, मुझे दर्द हो रहा है। जन्नत मायूसी से और शिकायती लहजे में बोली, मुझे भी बहुत दर्द होता है। अहान उसे देखते हुए बोला, कहाँ? जन्नत ने अपने सीने पर अपनी उंगली रखी और बोली, यहाँ। अहान उसकी गर्दन पर झुका और उसकी गर्दन को हल्का सा चूम लिया तो जन्नत ने अपने हाथ उसकी पीठ पर कस दिए। लेकिन इससे आगे उन दोनों के बीच कुछ होता उससे पहले ही बाहर अहान का फ़ोन ज़ोरों से बजने लगा। अहान और जन्नत दोनों अचानक से होश में आए और दोनों ही एक दूसरे को हैरानी भरी नज़रों से देखने लगे। अहान की वो हैरानी भरी नज़र खुद पर महसूस कर जन्नत अपनी नज़रें चुराने लगी और अहान ने भी अपने बालों में अपना हाथ चलाना शुरू कर दिया। वो तुरंत बाथ टब से बाहर निकला और यूं ही बाथरूम से बाहर चला गया। जन्नत उसे जाते हुए देख रही थी। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को महसूस करने लगी। अभी कुछ देर पहले जो कुछ हुआ उन सब बातों को याद कर उसके रोंगटे खड़े होने लगे थे। अहान का जवाब और अहान का उससे इतना करीब आना एक बार फिर से उसे बड़ी ही बेचैनी सी दे रहा था। वो भी जल्दी से बाथ टब से बाहर निकली और बाथरोब पहनकर वॉशरूम से बाहर आई। उसने अहान की तरफ देखा जो वहीं टॉवल लपेटे आईने के सामने खड़ा था। उसे एक नज़र देखकर अब जन्नत तुरंत ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई। उसने अपने कपड़े चेंज किए और कुछ देर बाद बाहर आई तो देखा अहान ने भी अपने कपड़े पहन लिए थे। दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे और दोनों के ही दिमाग में बस वो बातें चल रही थी जो उन दोनों ने बाथ टब में की। कुछ देर बाद अहान जन्नत की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम्हें देरी नहीं हो रही है? जन्नत हड़बड़ाते हुए बोली, वो बस मैं थोड़ा सा मेकअप कर लूँ। अहान के मुंह से अनायास ही निकल गया, मेकअप करने की क्या ज़रूरत है? इतनी खूबसूरत तो हो। उसकी बात सुनकर जन्नत तो आईने की तरफ जा रही थी। उसके कदम एकदम से रुक गए और अहान ने भी अपने होठों को अपने दांतों तले दबा लिया। वो तुरंत क्लोजेट की तरफ बढ़ गया और वॉच देखने लगा कि उसे वॉच कौन सी पहननी है। वहीं जन्नत भी उसे कुछ पल देखती रही और फिर जल्दी से आईने के सामने खड़ी होकर मेकअप करने लगी। लेकिन अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। अहान का उसे खूबसूरत कहना एक अलग ही हलचल उसके दिल में पैदा कर रहा था। कुछ देर बाद दोनों गाड़ी में आकर बैठे और उन दोनों की गाड़ी राठौर मैंशन के लिए निकल गई, जहां पर अति आरजू तक्षक जश्न अक्षर और प्याली पहले ही पहुंच चुके थे। वहीं दूसरी तरफ मीठी घर पर वापस आई तो मन्नत ने उसे जल्दी से रेडी होने के लिए कहा। कुछ देर पहले ही मन्नत को अरनाथ का फ़ोन आया था कि वो सीधे ही राठौर मैंशन आएगा, इसलिए अर्जुन और मन्नत मीठी को अपने साथ ही लेकर जाने वाले थे। मीठी मन्नत की तरफ देखते हुए बोली, वो मेरी तबीयत सही नहीं है।
मन्नत तुरंत उसके पास आई और बोली, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत सही क्यों नहीं है? कहीं दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं? मीठी हड़बड़ा कर बोली, नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मन्नत कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा ठीक है, ऐसे करो, तुम रेस्ट करो, मैं भी घर पर ही रहती हूँ। अर्जुन जी अकेले चले जाएंगे। वैसे भी मेहंदी का फंक्शन है तो अमानत से बात करूंगी तो उसे बुरा नहीं लगेगा। मीठी तुरंत बोली, नहीं प्लीज़, आप मत रुकिएगा। मन्नत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मीठी तुरंत अपनी बात संभालते हुए बोली, मेरा मतलब है, अगर आप यहाँ पर मेरे साथ रहेंगी और उनकी मेहंदी के फंक्शन में नहीं जाएंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैं नहीं चाहती उनका आज का स्पेशल दिन खराब हो, इसलिए प्लीज़ आप चले जाइए उनकी मेहंदी के फंक्शन में। मैं मैनेज कर लूँगी। वैसे भी इतनी भी खराब नहीं है मेरी तबीयत, बस थोड़ी सी थकावट लग रही है। मन्नत मुस्कुराई और बोली, बस इतनी सी बात है, तुम अपने रूम में चलो, तैयार हो जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए तुम्हारी थकावट का इलाज लेकर आती हूँ। मीठी समझ चुकी थी कि मन्नत उसके बिना कहीं नहीं जाएगी और वो सच में अमानत का फंक्शन खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए हल्का सा मुस्कुराकर अपने रूम में चली गई। उसने सोच लिया था कि वो भी मन्नत के साथ मेहंदी के फंक्शन में जाएगी। कुछ देर बाद मन्नत उसके लिए एक ड्रिंक बनाकर लेकर आई, जिसे पीते ही मीठी की थकावट दूर होने वाली थी। मन्नत मीठी के कमरे में आई तो मीठी आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। इस वक्त उसने एक ग्रीन कलर का प्लाजो सूट पहना हुआ था, जो कि उस पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसे देखते हुए मन्नत मुस्कुराई और वो ड्रिंक उसके पास लेकर आई। जैसे ही मीठी ने वो ड्रिंक पी, सच में उसकी सारी थकावट दूर हो गई थी। मन्नत उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब कैसा लग रहा है? मीठी मुस्कुराई और बोली, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मन्नत हंसी और बोली, मैंने कहा था ना, अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, तब तक मैं अर्जुन जी को देखती हूँ। ये बोलकर उन्होंने मीठी का चेहरा हल्का सा थपथपाया और वहाँ से चली गई। मीठी उन्हें जाते हुए देख रही थी। वो मन ही मन बोली, एक तरफ जतिन की बातें मुझे परेशान कर रही हैं, तो दूसरी तरफ जब मैं मिस्टर स्वीट और बाकी सबको देखती हूँ तो उनका प्यार मुझे खुद पर ही गुस्सा दिलाता है कि मैं इन सब के प्यार पर शक कैसे कर सकती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सब लोग मुझसे झूठ बोलें? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जतिन ने जो मुझे एड्रेस दिया है उसका क्या? मैं उस एड्रेस पर जाऊंगी और सच पता लगाऊंगी कि आखिर सच है क्या। और अगर जतिन की बातें झूठी हुई ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, लेकिन अगर उसकी बातें सच हुई तो। ये बोलते हुए उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। कुछ देर बाद वो अच्छे से तैयार होकर नीचे आई तो अर्जुन और मन्नत दोनों तैयार खड़े थे। अर्जुन ने मन्नत को कमर से थाम कर अपने करीब किया हुआ था और बड़े ही प्यार से उसे देख रहा था। मन्नत मुस्कुराते हुए बोली, अब छोड़िए मुझे, मीठी आने ही वाली होगी। अभी वो बोल ही रही थी कि अर्जुन उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, तो मैं कौन सा कोई गुनाह कर रहा हूँ? अपनी बीवी को ही तो देख रहा हूँ ना जाना, और अपनी बीवी को देखना अगर गुस्ताखी है तो मुझे गुनहगार होना मंजूर है। मन्नत कुछ बोलती उससे पहले ही उसे मीठी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो तुरंत अर्जुन से दूर हुई और मीठी की तरफ आई। कुछ ही देर में तीनों राठौर मैंशन के लिए निकल गए थे। राठौर मैंशन। रेयान और अमानत दोनों इस वक्त सोफे पर बैठे थे और अमानत के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। उसने ग्रीन कलर का बेहद हैवी लहंगा पहना हुआ था, जिस पर येलो और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन भी था। वो मुस्कुराते हुए अपने हाथों पर लग रही मेहंदी को देख रही थी। तभी मेहंदी वाली उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपके हाथों पर नाम क्या लिखना है? मेरा मतलब है, आपके होने वाले पति का नाम क्या है? मेहंदी वाली की बात सुनकर अमानत ने मुस्कुराते हुए रेयान की तरफ देखा। मेहंदी वाले की बात सुनकर रेयान की नज़रें भी उसकी तरफ उठ गई थी। अमानत हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, रेयान, रेयान राठौर।
उसके मुंह से अपना नाम सुनकर और वो नाम अमानत के हाथों पर लगते हुए देखकर रेयान का हाथ खुद ब खुद अपने सीने पर पहुंच गया और किस्मत भी उसकी दुश्मन निकली, जो उस वक्त उसे सामने की तरफ से अहान के साथ आती हुई जन्नत दिखाई दी। अमानत मुस्कुराते हुए अपने हाथ में लिखे जा रहे रेयान के नाम को देख रही थी। तभी मीठी और मन्नत उसके पास आई और दोनों उससे बातें करने में लग गईं, जिसकी वजह से उसका ध्यान मेहंदी से हट गया। इस वक्त एक मेहंदी वाली रेयान के पास आई और बोली, आपके हाथ पर भी तो आपकी दुल्हन का नाम लिखना होगा ना, दीजिए मुझे। आपके हाथ पर आपकी दुल्हन का नाम लिख दूं? ये बोलते हुए उसने खुद ब खुद रेयान का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। मेहंदी वाली रेयान को देखते हुए बोली, बताइए मुझे क्या नाम लिखना है आपके हाथ पर? रेयान, जो अभी भी जन्नत की तरफ देख रहा था, चौहान के सामने खड़ी थी और दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। शायद एक बार फिर से उन दोनों के बीच कोई बहस चल रही थी। उसके मुंह से अचानक ही निकल गया, जन्नत। उस मेहंदी वाली ने तुरंत जन्नत नाम रेयान के हाथ पर लिख दिया और मुस्कुराते हुए बोली, मैंने लिख दिया, देखिए कितना खूबसूरत लिखा है। उस मेहंदी वाली की आवाज़ सुनकर रेयान होश में आया और अपने हाथ की तरफ देखने लगा, जिस पर जन्नत नाम लिखा हुआ था। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोला, ये क्या किया आपने? लेकिन अचानक ही वो चुप हो गया जब उसकी नज़र अमानत पर गई, जो उसकी तरफ देख रही थी। उसने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई और इशारे से पूछा, क्या हुआ? रेयान ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाया और तुरंत वहां से उठकर अंदर की तरफ चला गया। अमानत उसे जाते हुए देख रही थी। वहीं पर मीठी और मन्नत भी बैठी थी, इसलिए उसने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, पर उसके दिल में बेचैनी सी हो रही थी कि रेयान ऐसे अचानक से उठकर अंदर क्यों चला गया। रेयान अंदर की तरफ आया और आते ही वो सीधा अपने वॉशरूम में आया। वॉश बेसिन में अपना हाथ धोकर वो अपना हाथ साफ कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ साफ किया उसके होश उड़ गए। वो जन्नत नाम उसके हाथ पर बहुत गहरा दिखाई दे रहा था। वो उस नाम को देखकर कांपने लगा था और उसकी आंखों में गहरी लाली छाने लगी थी, जैसे वो रोना चाहता हो लेकिन रो नहीं पा रहा हो। उसका चेहरा भी कांपने लगा था। तभी उसे बाहर से अमानत की आवाज़ आई, क्या क्या हुआ रेयान? तुम ऐसे नीचे से अचानक से क्यों आ गए? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? रेयान ने जैसे ही अमानत की आवाज़ सुनी उसके होश उड़ गए। अगर वो अमानत के सामने ऐसे जाएगा और अगर गलती से भी उसने जन्नत का नाम उसके हाथ पर देख लिया तो एक बार फिर से उसका दिल टूट जाएगा। ये सोचकर ही वो और ज़्यादा कांपने लगा था। उसकी सांसें गहरी होने लगी थी, लेकिन इस वक्त वहाँ पर और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसे वो अपने हाथ पर लगाए और वो जन्नत नाम उसके हाथ से हट जाए। तभी उसे सामने रखा हुआ एक ब्लेड दिखाई दिया तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर निकला। अमानत अभी भी दरवाज़ा नॉक किए जा रही थी। उसके चेहरे पर रेयान के लिए परेशानी साफ झलक रही थी। जैसे ही रेयान बाहर आया वो गुस्से से बोली, ये क्या है रेयान? तुम ऐसे कैसे नीचे से ऊपर आ गए? आखिर हुआ क्या है? बात क्या है, मुझे बताओ। ये बोलते हुए वो उसके चेहरे की तरफ गौर से देख रही थी तो उसका एकदम एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखकर अमानत का दिल बैठने लगा। वो उसके बिल्कुल करीब हुई और बोली, क्या क्या हुआ रेयान? रेयान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, वो बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। अमानत गुस्से से बोली, तबीयत ठीक नहीं थी? क्यों, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? डॉक्टर की ज़रूरत है क्या? हुआ क्या है? कहीं दर्द हो रहा है? रेयान हंसा और बोला, तुम वो सवाल क्यों पूछ रही हो जो मैं तुमसे पूछता हूँ? अमानत उसे घूरते हुए बोली, चुप रेयान, बकवास मत करो, मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है? ये बोलते हुए उसकी नज़र रेयान के हाथ पर गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसका दिल कांपने लगा। वहीं दूसरी तरफ अहान और जन्नत एक दूसरे को घूर रहे थे। जन्नत मेहंदी नहीं लगवाना चाहती थी।
लेकिन अहान उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, अब क्या हुआ? अब तुम्हें मेहंदी क्यों नहीं लगवानी? जब मेरी और अमानत की मेहंदी थी तब तो बड़े शौक से तुम मेहंदी लगवाने बैठी थी। उसकी बात सुनकर जन्नत को वो वक्त याद आने लगा जब उसने अहान के नाम की मेहंदी गलती से लगवा ली थी, और उसके बाद कैसे अपने हाथ पर उसने ज़ख्म कर लिया था, और वो ज़ख्म रेयान ने भी देखा था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, लेकिन अब मेरा मेहंदी लगवाने का मन नहीं है। अहान तुरंत बोला, हाँ, अब तुम्हें मेहंदी लगवाने की ज़रूरत भी क्या है? जन्नत चिढ़ते हुए बोली, आपको मेरे हाथों पर मेहंदी लगवाने की इतनी क्या पड़ी है? मुझे नहीं लगवानी तो नहीं लगवानी। अहान एकदम कंट्रोल खोकर बोला, लेकिन मुझे तो तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगवानी है। ये बोलकर उसने जन्नत का हाथ पकड़ा और उसे मेहंदी वाली के पास लेकर गया। उसने जन्नत को लगभग से धक्का देते हुए सोफे पर बिठाया और बोला, इसके दोनों हाथों पर अच्छे से मेहंदी लगा दीजिए। जन्नत हैरानी से उसे देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? अहान तिरछा मुस्कुराया और बोला, क्यों, इतना भी हक नहीं है क्या मेरा तुम पर? बड़ा मेरे सामने बीवी बीवी करती हो, तो अब अपने पति के नाम की मेहंदी नहीं लगवाओगी क्या? उसकी बात सुनकर जन्नत उसकी तरफ देखती ही रह गई। मेहंदी वाली की तरफ देखते हुए बोला, उनके दोनों हाथों पर उनके पति का नाम लिखिएगा, अहान शेखावत, और थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, साफ साफ दिखाई देना चाहिए। ये बोलकर अहान एटीट्यूड भरी स्माइल जन्नत को देकर वहाँ से चला गया और जन्नत की धड़कनें बढ़ा गया। अहान खुद उसे अपना नाम अपने हाथ पर लिखने की परमिशन दे रहा था, लेकिन वो जानती थी कि अहान का कोई पता नहीं कब बदल जाए और कब एकदम पटाखा बनकर फूट पड़े। वो मेहंदी वाली हंसी और बोली, अहान शेखावत, आपके हाथों में लिख दूं क्या? जन्नत हल्का सा मुस्कुराकर बोली, नहीं, अहान शेखावत नहीं लिखना है। मेहंदी वाली सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। राठौर मेंशन। मेहंदी वाली जन्नत की तरफ देख रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, बताइए ना मैडम, आपकी मेहंदी में किसका नाम लिखना है? आपके पति तो अभी अभी बोल कर गए हैं कि अहान शेखावत लिखना है, तो आप बताइए अहान शेखावत लिखना है या नहीं? जन्नत मुस्कुराई और बोली, नहीं, आप मेरे हाथ पर आहू लिख दीजिए। मेहंदी वाली हैरानी से बोली, आहू? जन्नत ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, आहू, और दूसरे हाथ पर चानू। मेहंदी वाली के तो होश उड़ गए। आज तक उसने ऐसे नाम कभी किसी के हाथ पर नहीं लिखे थे, लेकिन उसका तो काम था मेहंदी लगाना, तो उसने जन्नत के हाथ पर मेहंदी लगाना शुरू किया और साथ ही साथ एक हाथ पर आहू और दूसरे हाथ पर जानू लिख दिया। लेकिन वो नाम ऐसे लिखा हुआ था कि दोनों हाथ जुड़े तो एक दिल बन जाए, और दिल के एक तरफ आहू और दूसरी तरफ जानू लिखा हुआ था। वो नाम को देखकर मुस्कुराई और बोली, परफेक्ट। लेकिन अचानक ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और वो परेशानी भरी आवाज़ में बोली, लेकिन अगर अहान ये सब देखकर नाराज़ हो गए तो? वैसे भी उनका कोई पता नहीं चलता, कब कोई पटाखा बनकर फूट पड़े, कब मुझ पर गुस्सा करने लगे। हालांकि कभी कभी तो ऐसी हरकतें करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे पता नहीं उन्हें मुझसे कितना ही प्यार हो, लेकिन कभी कभी तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मुझे नज़रों ही नज़रों में जलकर राख कर देंगे, और अगर उन्होंने मेरे हाथों को ही जलाना शुरू कर दिया तो? ये बोलते हुए वो अपने हाथ की तरफ देखने लगी। वो मेहंदी वाली को बोली, प्लीज़ आप ऐसा कीजिए, आप ये साफ़ कर दीजिए और इस पर अहान ही लिख दीजिए, अहान शेखावत। वो मेहंदी वाली बोली, मैडम ये मेहंदी है, कोई पेंसिल नहीं जो मैं 1 मिनट में साफ़ कर दूंगी। अब तो ये मेहंदी आपके हाथों में रच भी चुकी होगी, और अब जब तक ये मेहंदी साफ़ नहीं हो जाती तब तक ना ही कोई और डिज़ाइन बनाया जा सकता है और ना ही कोई और नाम लिखा जा सकता है। मेहंदी वाली की बात सुनकर जन्नत के होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ अहान ड्रिंक काउंटर पर था और ड्रिंक कर रहा था। तभी उसकी नज़र सामने खड़े अक्षर पर गई। वो अक्षर की तरफ आया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात,
आज ड्रिंक नहीं की जा रही। अक्सर उसकी तरफ देखकर थोड़े एटीट्यूड से बोला, तुम कर रहे हो ना, इतना ही काफ़ी है। अहान व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, ड्रिंक मैं कर रहा हूँ, नशा आपको तो नहीं हो गया? अगर करना चाहे तो कर सकते हैं आप भी। अक्सर उसे देखकर हैरानी से बोला, आप कहकर बात कर रहे हो? तुम मुझे इतनी रिस्पेक्ट, ये तो उम्मीद नहीं थी मुझे। अहान व्यंग्य से बोला, पूरे 2 मिनट बड़े हैं आप मुझसे, तो इतनी रिस्पेक्ट तो मैं आपको दे ही देता हूँ। हालांकि दिल नहीं करता, लेकिन वो क्या है ना, शेखावत हूँ तो। अक्सर ने एटीट्यूड से उसे देखा और बोला, सामने वाला भी शेखावत ही है। खैर ये बताओ, जब शेखावत हो तो ये कैसे भूल गए कि शेखावत की वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आते, खासकर उन लोगों की आंखों में जिनके दिल साफ होते हैं। अक्सर की बात सुनकर अहान के चेहरे पर चिढ़ भरे एक्सप्रेशन आ गए। वो तुरंत बोला, मुझे जन्नत के बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। भाई तो आप मेरे हैं, लेकिन भाई होने का फ़र्ज़ आप किसी और का निभाएंगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अक्सर जो अब तक ड्रिंक नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसने वहाँ से गुजर रहे वेटर को रोका और ट्रे से वाइन का गिलास उठाकर अहान के हाथ में पकड़े हुए गिलास से लगाकर चीयर्स करते हुए बोला, अगर तुम उसके साथ गलत करोगे तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। अब तक चुपचाप देख रहा हूँ, क्योंकि जानता हूँ शेखावत हो तो कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करोगे, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस हुई तो तुम भी जानते हो क्या होगा। अहान सरकास्टिक वे में स्माइल करते हुए बोला, मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए। आजकल आप भी किसी के आंसुओं का कारण बन रहे हैं। ये बोलते हुए उसने सामने खड़ी हुई प्याली की तरफ देखा, जो मुस्कुराकर मेहंदी वाली को देख रही थी। लेकिन जब मेहंदी वाली की नज़र उस पर से हट जाती तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वो मेहंदी लगवा रही थी। प्याली को देखते हुए अक्सर के दिमाग में कुछ बातें चलने लगी। वो गुस्से से अहान की तरफ देखते हुए बोला, मेरे मैटर से दूर रहो, अपने काम से काम रखो। अहान भी एटीट्यूड से बोला, तो मेरे भी मैटर से थोड़ा दूर रहिए। जन्नत के साथ मेरा क्या है क्या नहीं, ये मैं खुद देख लूँगा। अपनी भाईगिरी उस तक ही रखना, मुझ तक मत लेकर आना, वरना शेखावत तो शेखावत ही है। ये बोलकर अहान ने भी उसके गिलास से अपना गिलास लगाकर चीयर्स किया और वहाँ से चला गया। अक्सर गुस्से से उसे जाते हुए देख रहा था। उसके जाने के बाद अब उसकी नज़रें प्याली की तरफ घूम गई, जो मेहंदी लगवाते हुए सच में रोए जा रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, बस बहुत हुआ बटरकप, अब सच में बहुत हुआ। अब वो होगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर मिस्टीरियस एक्सप्रेशंस थे। वहीं दूसरी तरफ अयान का कमरा। अमानत ने जैसे ही रेयान के हाथ की तरफ देखा, वो एकदम से कांप उठी। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया था, लेकिन अगले ही पल उसने तुरंत रेयान के हाथ अपने हाथ में पकड़ा और परेशानी भरी आवाज़ में बोली, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ रेयान? ये चोट कैसे लगी? ये पट्टी क्यों क्यों बांध रखी है तुमने? और ये खून? ये बोलते हुए अमानत की नज़रें रेहान के हाथ पर थी, जहाँ से पट्टी बंदी होने के बावजूद भी खून बह रहा था। अमानत की आंखों में नमी तैरने लगी थी। वहीं रेहान अपने कांपते हुए हाथ को पीछे की तरफ खींचकर बोला, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, वो बस अचानक से कांच का टुकड़ा हाथ पर लग गया था, तो बस इसलिए मैं कमरे में आ गया था ताकि ड्रेसिंग कर सकूं, और कुछ भी बात नहीं है अमानत। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। अमानत हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि रेयान इस तरह से लड़खड़ा कर बात करे। उसकी आंखों में एक अलग ही दर्द नज़र आ रहा था और चेहरा एकदम मायूस था। अमानत उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो ना रेयान? ये अचानक से लगी चोट नहीं है। ये क्या है रेयान? मुझे सच सच बताओ, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? रेयान ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला,
तुम भी ना सच में पागल हो। भला चोट अचानक से ही तो लगेगी ना, और कैसे लगेगी? मैं तुम्हें बता तो रहा हूं कि मैं ड्रिंक ले रहा था। वो गिलास कैसे हाथ में टूट गया मुझे खुद पता नहीं चला। अब अगर पता होता कि वो गिलास मेरे हाथ में टूट जाएगा तो मैं उस गिलास को अपने हाथ में पकड़ता ही नहीं। अमानत उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस कर रही थी। अचानक ही उसका मुस्कुराकर बात करना भी उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसकी तिरछी नज़रों को खुद पर महसूस कर रेयान हंसा और बोला, बस भी करो। मुझे नहीं पता था कि मेरी जो नकचढ़ी सी दोस्त कभी किसी बात पर ध्यान दिया ही नहीं करती थी, वो मेरी बीवी बनते ही मुझ पर शक करने लगेगी। अमानत धीमी से बोली, बात ये नहीं है रेयान, बात तुम भी जानते हो क्या है। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहते तो मना कर दो। कोई तुम पर कोई दबाव नहीं डालेगा, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। मैं खुद सबसे कहूंगी कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। प्लीज़ अपने साथ गलत मत करो रेयान। मैं जानती हूँ तुम किसी और से प्यार करते हो। प्लीज़ मुझे उस लड़की का नाम बताओ। मैं उस लड़की के पास जाऊंगी। मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर ले। रेयान अब गुस्से से बोला, स्टूपिड। अमानत, क्या बातें किए जा रही हो तुम? मैंने कहा ना, मैं किसी से प्यार नहीं करता। जो था वो बहुत पहले था और ख़त्म हो गया। अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और अब से नहीं बल्कि शादी से पहले से। अमानत गुस्से से बोली, झूठ बोलना बंद करो। रेयान तुरंत बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सच में सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं कर सकती तो मत करो, लेकिन ये शादी मैं तोड़ूंगा। ये गलतफहमी अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। ये शादी तो होकर ही रहेगी। तुम्हें जब मुझ पर यकीन करना हो कर लेना। अब चलो मेरे साथ। मुझे तुम्हारे हाथों पर ये आधी अधूरी मेहंदी नहीं, पूरी मेहंदी देखनी है। ये बोलते हुए उसने अमानत के हाथों की तरफ देखा, जहां पर सच में आधी अधूरी मेहंदी लगी हुई थी, लेकिन रेयान का नाम लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा था। वह मुस्कुराया और अमानत के हाथ को पकड़कर बोला, तुमने मेरा नाम लिखवा भी लिया? अमानत ने उसकी बात सुनकर अपने हाथ की तरफ देखा, जहां पर रेयान का नाम लिखा हुआ था। वो मन ही मन बोली, मैंने अपने हाथ पर तो तुम्हारा नाम लिखवा लिया रेयान, लेकिन मेरी किस्मत में तुम हो या नहीं। आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों मुझे वो खुशी नहीं मिल रही जो मैं डिज़र्व करती हूँ? ऐसा भी क्या बिगाड़ा मैंने किसी का कि मेरे हिस्से की सारी खुशियाँ किसी और के हिस्से में चली जाती हैं? मैंने जिसे प्यार किया वो मेरा होकर भी मेरा नहीं हुआ। जिसने मुझे संभाला, मुझे टूटने से बचाया, मैंने उससे दिल लगाया, तो उसे भी किसी और ने मुझसे छीन लिया। और अब तुम भी मेरे होकर शायद मेरे कभी नहीं हो पाओगे। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो मन ही मन बोल रही थी, लेकिन उसके आंसू रेयान को दिखाई दे रहे थे। उसने तुरंत अमानत का चेहरा अपने हाथों में थामा और बोला, क्यों रो रही हो ट्रेसर? आखिर बात क्या है? मैंने कहा ना तुमसे कि चोट बिल्कुल नॉर्मल है, और यूं ही अचानक से लगी। तुम ये सब सोचकर बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, और कभी कोई आएगा भी नहीं। तुम ही मेरी बीवी हो और मेरा प्यार भी। ये बोलते हुए उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ गई थी, लेकिन अमानत के सामने उसने खुद को संभाले रखा था। अचानक ही अमानत उसके सीने से लग गई तो रेयान की धड़कन एकदम से रुक गई। रेयान के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय अमानत को अपनी बाहों में समेटने के। इसलिए उसने चुपचाप अमानत को अपनी बाहों में समेट लिया और बोला, फालतू की बातों के बारे में सोचना बंद करो ट्रेजर, और बस इस शादी पर फोकस करो। तुम्हारा ध्यान अगर मुझे कहीं और मिला ना, तो मैं सच में बता रहा हूँ, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। बस सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचने की इजाज़त है तुम्हें। अमानत उससे अलग हुई और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, तो रेयान ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा और बोला, बस इसके बारे में, सिर्फ इसके बारे में सोचो, या फिर मेरे बारे में और कोई तीसरा ख्याल तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए।
ये बोलकर उसने अमानत का चेहरा एक बार फिर से अपने हाथों में थाम लिया तो अमानत की आंखों में नमी आ गई। रेहान जिस तरह से उसकी केयर कर रहा था, उसका ध्यान रख रहा था, वो सच में अमानत को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन अमानत को अब उसके प्यार की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहती थी, इसलिए हर छोटी छोटी बात उसे इफ़ेक्ट करने लगी थी। वो इस शादी को दिल से अपनाना चाहती थी। रेहान के साथ वो कुछ गलत नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसके मन में डर बैठा हुआ था। वो नहीं चाहती कि रेहान उसे ये शादी भीख में दे। उसे सच में अब ये रिश्ता चाहिए था। रेहान अपने पति के तौर पर चाहिए था। तो एक बार फिर से रेहान के सीने से लग गई। कुछ देर बाद रेहान उसे नीचे ले आया और उसे मेहंदी वाली के पास बिठाकर बोला, अब जब तक अमानत की मेहंदी पूरी नहीं हो जाए तब तक आप लोग इसे यहाँ से हिलने नहीं देंगे। मेहंदी वाली रेहान की बात सुनकर मुस्कुराई। अमानत रेहान से कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही रेहान वहाँ से चला गया। अमानत का चेहरा एक बार फिर से मायूस हो गया, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही रेहान एक बार फिर से उसके सामने आकर खड़ा हुआ और इस बार उसके हाथों में एक ट्रे थी जिसमें वो अमानत के लिए खाना लेकर आया था। अमानत ने जैसे ही रेहान को और उसके हाथों में पकड़ी हुई ट्रे को देखा, उसका चेहरा एक बार फिर से खिल गया। वहीं दूसरी तरफ अक्षर एक वेटर के साथ प्याली के सामने आकर खड़ा हुआ और उसने वेटर को खाना प्याली के सामने लगाने के लिए कहा। प्याली के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। अक्षर को अपनी फिक्र करते देख एक बार फिर से उसका दिल उम्मीद की डोरियों में बंधने लगा था। तभी अक्षर प्याली की तरफ देखते हुए बोला, जब तुम्हारी मेहंदी सूख जाए तो हाथ धोकर खाना खा लेना। ये बोलकर वहाँ से जाने लगा तो प्याली तुरंत उसे रोकते हुए बोली, आप बैठ जाइए ना यहाँ पर। मेरा मतलब है आपने भी तो खाना होगा ना, हम दोनों साथ में खाना खा लेंगे। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। तभी मेहंदी वाली वहाँ से उठी और बोली, आपकी मेहंदी पूरी हो गई। मैंने आपके पति का नाम भी आपके हाथ पर लिख दिया है, अक्षर शेखावत। आप चेक कर लीजिएगा। अक्षर प्याली की तरफ घूमा और बोला, मुझे भूख नहीं है। प्याली उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मुझे तो है ना। प्याली की बात सुनकर अक्षर बेफिक्री से बोला, भूख तुम्हें है तो खाना भी तो तुम्हें ही खाना पड़ेगा ना बटरकप, इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर प्याली को अपने दिल में तकलीफ सी महसूस हुई। अब वो और बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी जगह से उठकर अक्षर के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई और अपने मेहंदी भरे हाथों से ही अक्षर की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसकर बोली, मेरी जान ले लीजिए ना मिस्टर शेखावत। वो देना मेरे लिए आसान होगा, लेकिन ये बेरुखी मुझे मत दीजिए। उसकी बात सुनकर और उसके हाथ अपनी शर्ट पर देखकर अक्षर की भौहें तन गई। अक्षर गुस्से से प्याली को देख रहा था। प्याली ने उसे गिरेबान से पकड़ा हुआ था। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोली, कब से पूछ रही हूँ मैं आपसे कि आखिर मेरी गलती क्या है। आप मुझे मेरी किस गलती की सज़ा दे रहे हैं। अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे बताइए, कोई गलती की है तो बताइए ताकि मैं उसे सुधार सकूं। लेकिन आप तो ना मुझे मेरी गलती बता रहे हैं और ना ही मेरी सज़ा कम कर रहे हैं। आप जानते भी हैं आपकी इस बेरुखी से मेरा दिल कितना जल रहा है। अक्सर उसे गुस्से से देखते हुए बोला, तो मैं क्या करूं, तुम्हारा दिल जल रहा है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। प्याली व्यंग्य से बोली, सच में मेरा दिल जल रहा है तो वो मेरी प्रॉब्लम है मिस्टर शेखावत। अगर मेरा दिल जल रहा है तो वो प्रॉब्लम मेरी है। तो पहले आपको मेरे दिल से फ़र्क क्यों पड़ता था? पहले आप क्यों मेरी हर तकलीफ़ को खुद मरहम बनकर दूर करना चाहते थे? क्यों आप मेरे करीब आए? क्यों आप मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहते थे? क्यों आपने वो प्यार दिया जो मैंने आपसे मांगा भी नहीं था? और अब जब मैं चाहती हूँ कि हम दोनों पूरी ज़िंदगी साथ रहें तो आप मेरे साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं जैसे आप मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते। अक्सर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला,
वो तुम्हारी सोच है। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। और छोड़ो मुझे, हम अपने कमरे में नहीं हैं, यहाँ सब हमारे आसपास हैं। प्याली दांत पीसते हुए बोली, मुझे किसी की फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ आपसे मतलब है। आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्यों मेरे साथ बेगाना सा बर्ताव कर रहे हैं आप? क्यों आजकल आपको मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता? पहले आप मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे, लेकिन अब आपको इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने खाया है या नहीं। क्यों? अक्षर ने उसके हाथ अपने गिरेबान से हटाए और बोला, तो मतलब तुम्हें यह लगता है कि मैं बदल चुका हूं? प्याली उसकी तरफ देखती रही। अक्षर उसके चेहरे पर झुका। अगर तुम्हें यही लगता है तो फिर तुम ये पता लगाओ ना कि मैं बदला क्यों हूं। आखिर ऐसा भी क्या है जो मुझे बदलना पड़ा? पहले मैं तुम्हारे करीब आया था तो हम दोनों के बीच क्या था, और अब हम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है जो मुझे तुमसे दूर होना पड़ा? उसका सवाल सुनकर प्याली को कुछ समझ नहीं आया। वो कहना क्या चाहता है। अक्सर व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, अगर ये ख्याल तुम्हारा है कि हम दोनों दूर हो रहे हैं तो ये कोशिश भी तो तुम्हारी तरफ से होनी चाहिए ना कि हम दोनों करीब आए। मैं तो अभी भी पहले जैसा हूँ। ये तुम देखो कि तुम क्या हो और क्या बनने की कोशिश कर रही हो। समझने की कोशिश करना कि आखिर तुम्हारी गलती क्या है। शायद वक्त रहते अपनी गलती सुधार पाओ। ये बोलकर अक्षर वहां से चला गया। प्याली अपनी जगह पर सुन्न खड़ी रह गई। वो अक्षर की बातों को याद करते हुए बोली, मैंने मैंने ऐसी क्या गलती की है? मैंने ऐसा क्या किया है जो मिस्टर शेखावत मुझसे नाराज हैं? मैंने तो कभी उनसे कुछ कहा भी नहीं। तो वो किस बारे में बात कर रहे थे? क्यों नाराज हैं वो मुझसे? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे। वहीं दूसरी तरफ अक्षर बाहर पार्किंग एरिया में आया और उसने अपने पर्सनल असिस्टेंट साहिल को फ़ोन किया। साहिल ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, अक्षर तुरंत बोला, मैंने तुम्हें जो काम कहा था वो तुमने किया या नहीं? साहिल लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोला, जी जी सर, मैंने वो काम कर दिया है। बस कुछ ही देर में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ और साथ ही साथ लोकेशन भी। अक्षर ने साहिल की बात सुनकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ साहिल इस वक्त एक गांव में था जो मुंबई से काफ़ी दूर था। अक्षर अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें अपनी गलती रियलाइज़ पता नहीं कब होगी, लेकिन अक्षर शेखावत तुम्हारे रियलाइजेशन का वेट नहीं करेगा। उसे जो करना है वो करके ही रहेगा। ये बोलते हुए अक्षर के चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन थे। वहीं दूसरी तरफ अरनात और मीठी दोनों मेहंदी फंक्शन में थे, लेकिन मीठी मन्नत के साथ थी और अरनात अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने में बिजी था। वो बिजी था नहीं, लेकिन मीठी के सामने उसने खुद को बिजी किया हुआ था। आज सुबह उसके और मीठी के बीच जो कुछ हुआ, उसके बाद वो मीठी से दूरी बना रहा था। वो चाहता था कि मीठी को भी रियलाइजेशन हो कि वो अरनात के साथ क्या किए जा रही है। अरनात मीठी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उससे दूर नहीं जाना चाहता था, और ये सब करके वो मीठी को फील कराना चाहता था कि वो खुद उन दोनों का रिश्ता खराब कर रही है। पर दूसरी तरफ मीठी अरनात के बारे में सोच ही नहीं रही थी। उसके दिमाग में बस जतिन की बातें चल रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए फ़ोन की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए बोली, क्या मैं उस नंबर पर कॉल करूं जो जतिन ने मुझे दिया? पर मैं कहूँगी क्या? जतिन ने जो एड्रेस मुझे दिया है, मुझे उस एड्रेस पर जाना है, लेकिन मैं जाऊँगी कैसे? अगर मिस्टर स्वीट को पता लगा तो वो मुझे कभी उस एड्रेस पर नहीं जाने देंगे। अभी वो इन सब बातों के बारे में सोच ही रही थी कि मन्नत उसके पास आई और बोली, तुम्हें मेहंदी नहीं लगवानी क्या? चलो मेरे साथ, मेहंदी वाली कब से वेट कर रही है तुम्हारा। मन्नत की बात सुनकर मीठी एकदम से ख्यालों से बाहर आई। वो हैरानी भरी नज़रों से मन्नत की तरफ देखने लगी तो मन्नत मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ? मेहंदी के बारे में पूछ रही हूँ तुमसे।
अब तुम्हारी शादी पर तो मैं तुम्हारे हाथों में मेहंदी देखी नहीं। अरनाथ ने तुम दोनों की शादी के बारे में कुछ बताया ही नहीं। अरनाथ ने तुम दोनों की शादी के बारे में कुछ बताया ही नहीं। लेकिन अब तो मौका है तुम्हारे पास। आओ मैं तुम्हें मेहंदी वालों के पास ले चलूं। मीठी बहाना बनाते हुए बोली। मुझे मेहंदी से एलर्जी है। मन्नत हैरानी से बोली। क्या मेहंदी से एलर्जी? मीठी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, इसलिए मैं मेहंदी नहीं लगवा सकती। उसकी बात सुनकर मन्नत का चेहरा मायूस हो गया। वहीं अभी अभी वहां पर आ रहे अरनाथ ने जैसे ही मीठी की ये बात सुनी, उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट तैर गई। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि मीठी को मेहंदी से एलर्जी नहीं है। मीठी जानबूझकर ये बहाना बना रही है और अब इस बात से उसकी तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। वो चुपचाप वहां से वापस चला गया। वहीं मन्नत भी जब वहां से चली गई तो मीठी ने तुरंत अपने फ़ोन से जतिन को कॉल किया। जतिन जो इस वक्त एक लड़की के साथ एक होटल रूम में था और दोनों बेड पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। जैसे ही उसे अपने फ़ोन की वाइब्रेशन सुनाई दी, उसने तुरंत अपने फ़ोन को साइलेंट करना चाहा, लेकिन उससे पहले ही उस लड़की ने फ़ोन उठाया और बोली, कौन है? कौन है ये बेवकूफ़ जो कितने गलत टाइम पर फ़ोन कर रही है? ये बोलते हुए उसने फ़ोन की तरफ देखा तो उस पर मीठी लिखा हुआ था। वो मीठी के नाम की तरफ देखते हुए बोली, इस मीठी को तो मेरा मन कर रहा है कड़वा जहर खिला दूं मैं। अभी वो बोल ही रही थी कि जैसे ही जतिन ने मीठी नाम सुना, वो तुरंत उस लड़की के ऊपर से हटा और उसके हाथों से फ़ोन खींचते हुए बोला, मेरा फ़ोन मुझे दो। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से मीठी की धीमी सी आवाज़ आई, हेलो। जतिन तुरंत बोला, तो आखिर तुमने मुझे फ़ोन कर ही लिया। ये बोलते हुए वो अपने कपड़े पहन रहा था। मीठी हिचकिचाकर बोली, मुझे उस एड्रेस पर आना है जो एड्रेस तुमने मुझे दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं वहाँ पर कैसे आऊँगी। मेरा मतलब है मिस्टर स्वीट, आई मीन अरनाथ मुझे कभी उस जगह पर लेकर नहीं आएंगे और उन्हें बताए बिना मैं वहाँ पर आ भी नहीं सकती। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं वहाँ पर कैसे आऊँ। जतिन जल्दी से बोला, बस इतनी सी बात, मैं बताता हूँ तुम्हें यहाँ पर कैसे आना है। ये बोलते हुए उसने मीठी को कुछ बताया, जिसे सुनकर मीठी के चेहरे पर थोड़ा डर झलक रहा था, लेकिन वो जानती थी कि वो ऐसा कर सकती है। तभी उसे सामने से अरनाथ आता हुआ दिखाई दिया तो उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अरनाथ उसके पास आया। उसके हाथों में खाने की प्लेट थी। भले ही वो खुद मीठी से नाराज़ था, लेकिन मन्नत ने उसे बता दिया था कि मीठी ने अभी तक कुछ नहीं खाया, तो वह खुद मीठी के लिए खाना लेकर आया था। मीठी भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अरनाथ उससे नाराज़ है, लेकिन फ़िलहाल वो खुद डरे जा रही थी कि कहीं अरनाथ को फ़ोन के बारे में पता ना चल जाए। वहीं अरनाथ भी उसके चेहरे पर झलक रही परेशानी को अच्छे से नोटिस कर रहा था। मीठी भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अरनाथ उससे नाराज़ है, लेकिन फ़िलहाल वो खुद डरे जा रही थी कि कहीं अरनाथ को फ़ोन के बारे में पता ना चल जाए। वहीं अरनाथ भी उसके चेहरे पर झलक रही परेशानी को अच्छे से नोटिस कर रहा था। वो मीठी की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो रही हो? मीठी हड़बड़ाकर बोली, कुछ कुछ नहीं, वो गर्मी लग रही थी तो बस। ये बोलते हुए वो अपने चेहरे पर आया पसीना साफ कर रही थी। अरनाथ ने हैरानी से देखा और बोला, तुम्हें गर्मी लग रही है? शॉकिंग, तुम्हें तो ठंड इतनी लगती है कि एसी ना भी चलाओ तो भी तुम ब्लैंकेट लेकर सोती हो, और तुम्हें गर्मी लग रही है? ये बात काफ़ी अजीब है। मीठी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसका गला सूख रहा था। तभी अरनाथ ने वो टेबल पर रखी हुई पानी की बोतल उठाई और मीठी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसे पी लो, थोड़ा बेहतर लगेगा। मीठी ने तुरंत वो बोतल ली और पूरी खाली कर दी। उसे यूं हड़बड़ाते हुए देख अरनाथ मन ही मन बोला, कुछ तो बात है जो तुम इतना ज़्यादा परेशान हो। तुम्हारा हर दिन बदलता हुआ बिहेवियर अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। अब बहुत इंतज़ार हुआ तुम्हारे बोलने का।
अब मुझे तुम्हारे ही मुंह से सारा सच उगलवाना पड़ेगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन थे। जन्नत जो मेहंदी लगाई जा रही थी, अब उसके चेहरे पर मायूसी झलक रही थी। उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। वो कॉलेज से सीधा घर आई और घर आने के बाद सीधा अमानत की मेहंदी के फंक्शन में आ गई और अब उसके हाथों में मेहंदी लग रही थी जो पता नहीं कब सूखने वाली थी और इस चक्कर में भूख से उसकी जान निकली जा रही थी। तभी जैसे ही उसकी मेहंदी खत्म हुई वो अपनी जगह से उठी और मन्नत को ढूंढने लगी ताकि उसे खुद को खिलाने के लिए बोल सके। तभी अहान जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था उसके पास आया और बोला, किसे ढूंढ रही हो? जन्नत उसके यूं एकदम आ जाने से हड़बड़ा गई और बोली, किसी 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 को नहीं। उसे यूं परेशान होते देख अहान तिरछी नज़र से उसे देखने लगा और बोला, किसी ना किसी को तो ढूंढ रही हो तुम। तुम्हारे एक्सप्रेशंस देखकर ही पता चल रहा है। जल्दी से बताओ किसे ढूंढ रही हो तुम? जन्नत इरिटेट होते हुए बोली, आप जग्गा जासूस क्यों बन रहे हो? मैंने कहा ना मैं किसी को नहीं ढूंढ रही। और अगर ढूंढ भी रही हूं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अभी वो बोल ही रही थी कि अहान ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचकर बोला, हाँ मुझे प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। अब बताओ किसे ढूंढ रही हो, वरना जिसे ढूंढ रही हो उसे पटक पटक कर पीट दूंगा। उसकी बात सुनकर जन्नत की आंखें हैरत में फैल गई। वो तुरंत बोली, खबरदार अगर मेरी मम्मा के बारे में कुछ भी कहा तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ अहान, लेकिन अपनी मम्मा के बारे में कुछ भी नहीं। उसके मुंह से अपनी मम्मा का जिक्र सुनकर अहान को समझ आया कि वो मन्नत के बारे में बात कर रही थी। वो तुरंत बोला, तो तुम अपनी मम्मा को ढूंढ क्यों रही हो? जन्नत मुंह बनाते हुए बोली, क्योंकि मुझे भूख लगी है। आपने मेरा चैन तो छीन ही रखा है। मेरी भूख और प्यास की भी वाट लगा रखी है। पहले मुझे कॉलेज से घर लेकर आए और कुछ खाने का वक्त भी नहीं दिया और अब यहाँ पर लेकर आए तो सीधा मेहंदी लगवाने के लिए बिठा दिया। मैंने दोपहर से एक घूंट पानी भी नहीं पिया है। मेरी जान निकली जा रही है भूख से और अगर अभी कुछ वक्त मुझे खाना पीना नहीं मिला तो मुझे लगता है मेरी जान निकल जाएगी। ये बोलते हुए वो शिकायती नज़रों से अहान को देख रही थी और उसकी ये बात सुनकर अहान तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी खुद की जान निकल रही हो।